स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हाँ, चाय पर चर्चा तो आज आप देखेंगे ही। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको बेहतरीन मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। और याद करिए, कल भी हम कह रहे थे तेजी करिए, मंदी सोचना छोड़ दीजिए, बढ़िया पैसा बनेगा इन द रन अप टू द इलेक्शंस। डेट्स आ चुकी हैं और देखिए एफआई ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स भी कल आई वो भी यही कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जमकर अब तेजी वो कर रहे हैं और एफआईएस लगातार देखिए वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं। 5 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिका के बाजारों में तेजी देखने को मिली और कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स था करीब 200 पॉइंट नीचे और देखिए करीब 200 पॉइंट ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है और इसका असर पूरे एशियाई बाजारों पर इस समय देखने को मिल रहा है। एशियाई मार्केट्स बढ़त के साथ तक कारोबार कर रहे हैं। नीरज बताइए, ग्लोबल क्यूज कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, ग्लोबल क्यूज आज भी बेहतर है और अमेरिकी बाज़ारों में जो तेज़ी बनी वहाँ के अपने इंडेक्स में क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरों में तेज़ी बनी, रिटेल सेल्स के नंबर अच्छे आए तो उससे मजबूती हुई। दूसरी बड़ी घटना ब्रेक्जिट की है, जो कल एक लीगली बाइंडिंग डील उन्होंने कर ली है यूरोपियन यूनियन के साथ और अब आज उसमें ब्रिटेन की संसद में वोटिंग होगी और उम्मीद है कि शायद पास हो जाएगा। तो ब्रेक्जिट का रास्ता साफ होगा, तो एक क्लैरिटी, एक हैंगओवर खत्म होगा। तो हमें लगता है कि संकेत आज पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए क्योंकि ब्रेक्जिट की वजह से जो इम्पैक्ट होना वो डिस्काउंटेड है, प्राइस इन है, लोगों को पता है उसके बाद क्या होगा, कुछ टैक्सेस इधर उधर होंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन संकेत इसलिए मैं बेहतर कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं दुनिया भर की इकॉनमीज़ में जो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि शायद बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट और है जिसमें कहा गया कि इकॉनमी 2.1% ग्रो करीब Q4 में, लेकिन वो सब बॉटमिंग आउट के प्रोसेस हैं। चाइना में जिस तरीके से फंड इन्फ्यूज़न किया गया सरकारी तरफ से, तो आप मोटे तौर पे ये समझ के चलिए कि ग्लोबल क्यूज़ इस समय बेहतर हैं और इंडिया खास तौर पे थोड़ा उससे डिकपल होकर और अच्छे संकेतों पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आज आपको SGX निफ्टी फिर से 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और ये तेज़ी फिलहाल हमें लगता है कि जारी रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो फोकस करिएगा खरीदारी पर, पहली बात फोकस करिएगा सरकारी कंपनियों के ऊपर और फोकस करिएगा तेजी पर। और आज भी पिछले 7 दिनों से देखिए हमारी टीम ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है, तेजी करने का फ़ायदा हमें मिल रहा है और आज भी हम काफ़ी बुलिश हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के ऊपर और ये वो स्टॉक है जो सर्किट लगाने का दमखम रखता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्किट लगाने का दमखम रखता है। और पिछली बार जब हमने इसको पिछले हफ्ते शामिल किया था तब आपसे कहा था ये अब हमारी टीम का रेगुलर हिस्सा होने वाला है, याद करिए। और तब 17-18% की तेज़ी देखने को मिली थी पिछले हफ्ते और आज में आप सब खुद देख रहे हैं सेंटीमेंट किस तरह से बदल चुका है। इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ द डे होगा आज, सरकारी कंपनियां सेक्टर ऑफ द डे होंगी, PSU बैंक्स सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स होने वाले हैं। तो इस पॉकेट के ऊपर फोकस करिएगा। कल का ओपनर तो आपको याद है MT एडुकेयर, जहां हमने 10% तक की इंट्राडे में तेजी देखी थी और हमें लगता है कि अब यहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस ट्रेडर्स के पहले रडार पर रहता नहीं था, लेकिन अब आप देखिए इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जिस तरह से डिमांड आ रही है। स्टैंडर्ड लाइफ आज HDFC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने जा रहा है और इससे पहले आपने देखा था किस तरह की हिस्सेदारी जब SBI में लाइफ में बिकी थी तब एक तेज़ी देखने को मिलती है SBI लाइफ में। हमें लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, सस्ते दाम पर मिल रहा है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा आपका बनेगा। और ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो अपने 52 वीक लोज जो 165 के आसपास थे उसके थोड़ा सा ही ऊपर है और हाई था इसका 382 का। तो फिर ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन दिखाएगा। GIC के ऊपर भी रखिएगा नज़र, दूसरा खिलाड़ी मेरा और ये भी ओपनर है। यहाँ पर भी देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 86% के आसपास की है और न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85% की है और इंश्योरेंस कंपनियाँ न्यू इंडिया में करीब 11% हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो अगर आप देखें तो 97% जो शेयर्स हैं वो न्यू इंडिया में स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये फ्री फ्लोट कम होने का फ़ायदा GIC को भी मिलेगा और न्यू इंडिया को भी मिलेगा और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी भागने के लिए तैयार है। तो हो सकता है ये काफ़ी बड़े गैप अप के साथ खुले और उसके बाद एक ऊपर के सर्किट्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। चलिए, मेरा पहला शेयर होगा जेट एयरवेज और यहाँ पे बेचने की सलाह है क्योंकि अब नरेश गोयल जो उसके अभी इसके कामकाज देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि 750 करोड़ रुपए एहतियात तुरंत दे वरना बहुत मुश्किल होगी और एयरलाइन चलाना लगभग मुश्किल हो जाएगा, बंद हो सकती है।
तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत बढ़ने वाली, क्योंकि बड़ा फंड है और हमने आपको पहले बताया था कि इतिहाद की तरफ से थोड़ी सी रिलेक्टेंसी है, थोड़े हिकअप्स है, थोड़ा संकोच है, क्योंकि डील अभी पूरी तरीके से वो फाइनल नहीं कर पाए। तो एक बड़ी दिक्कत ये, कल ये ऐसी बाजार में र्यूमर थी कि पीएनबी ने कुछ नई क्रेडिट लाइन खोली है, लेकिन वो गलत है। शाम को पीएनबी ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने कोई नया फंड जेट एयरवेज को नहीं दिया है, क्योंकि एसबीआई इस कंसोर्शियम को लीड कर रहा है। जब तक पूरा रेजोल्यूशन प्लान साफ तौर पे सामने नहीं आता तब तक कोई नई क्रेडिट लाइन नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई नई फंडिंग पीएनबी की तरफ से नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें बेच के चलिए 240 के टारगेट के साथ। सिलान एक्सप्लोरेशन अगला स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, और इनके लिए अच्छी खबर ये है कि इनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से इनका एक लोहार ऑयल ब्लॉक था जहाँ पे इनको 10 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उससे इनको बड़ा फ़ायदा, क्योंकि वो मियाद खत्म हो रही थी और ये काम नहीं कर पाए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में ब्लॉक्स वापस हो जाते हैं, लेकिन अब इनको 2020 से आगे 10 साल के लिए दिया गया है, जो इनके लिए एक अच्छी खबर है। और जो इनके मौजूदा ब्लॉक हैं उससे ये कमर्शियल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उसका इनको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। 190 के टारगेट के साथ सिलान में खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, फोकस जो है वो साफ तौर पर सरकारी कंपनियों पर है और इंश्योरेंस कंपनियों से हमने शुरुआत कर दी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस से शुरुआत करी, जीआईसी को शामिल किया और अब जी अक्षर के ऊपर ही फोकस है। आप अपने टिकर पर भी देख रहे हैं कि जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स फोकस पे आज रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए ये गुजरात की सरकारी कंपनी है। आज एडलवाइज ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी है उसमें 100 रुपये से ऊपर के टारगेट्स उन्होंने सुझाए हैं। ए ग्रुप स्टॉक है, 75% सरकार की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 7.5% के आसपास हिस्सेदारी है। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड के पास करीब 3% हिस्सेदारी है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के पास 2.5% हिस्सेदारी है। एलआईसी 1.5% हिस्सेदारी ओन करता है। अगर फंड्स इतना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, और देखिए हर तरह के फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं और प्राइवेट फंड्स भी यहाँ पर पैसा लगा चुके हैं और काफ़ी समय से लगा चुके हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। और वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्शन में बीजेपी की जीत को बाजार फैक्टर इन कर रहा है, और ये हम तो कह ही रहे थे। कल मैं देर शाम पढ़ रहा था गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, नमूरा की रिपोर्ट, और देखिए एफआईआईज का व्यू जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एफआईआईज ही भारतीय बाज़ारों में पैसा डाल रहे हैं। कल भी आपने देखा एफआईआईज ने किस तरह से भर कर खरीदारी करी और पिछले 12-15 ट्रेडिंग सेशन से वहाँ तेज़ी हो रही है। इवन फरवरी के महीने में एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। तो एफआईआईज काफ़ी बुलिश हैं। और देखिए अब घरेलू फंड्स की जिस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं और वो जीएमडीसी पर आई हैं, तो आज ये गुजरात की कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं और इसलिए इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र। और बाकी बहुत सारी गुजरात की कंपनियां हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगला स्टॉक है टूरिज्म फाइनेंस, और इसमें खरीदारी की सलाह है। कल इसमें मोतीलाल ओसवाल इमरजेंस फंड ने 5.5 लाख शेयर 120 रुपये 12 पैसे के भाव पर खरीदारी करी है। तो बहुत दिनों बाद टूरिज्म फाइनेंस में इस तरीके की किसी बड़े फंड ने खरीदारी करी है, तो लगता है ये पॉजिटिव है। और वैसे भी सरकारी कंपनियां, हालांकि अब ये पूरी तरीके से सरकारी रह नहीं गई है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग के, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन फंड बाइंग के चलते इस पर खरीदारी की जा सकती है। 128 का लक्ष्य होगा यहाँ पे। ऑलराइट, अगला शेयर लाइए डायरेक्टर साहब अपनी स्क्रीन पर, GHCL। जी हाँ, इस पर रखिएगा नज़र और जिप्को पर भी रखिएगा नज़र। गुजरात इनके नाम के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, और पीएम मोदी जी गुजरात से हैं। और आप याद करिए जब पिछली बार इलेक्शंस हुए थे तो गुजरात की कंपनियों ने किस तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, और उसके बाद जब थोड़ा सा मूड माहौल ठंडा होने लगा फिर इन स्टॉक्स में एक बड़ा करेक्शन भी आया, और अब ये स्टॉक्स वापस से भागने के लिए तैयार हैं। इन द रन अप टू द इलेक्शंस अगर एक पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी तो वो गुजरात की कंपनियां करेंगी। और ध्यान रखिए कहते हैं ना बाजार में कि जो बेस्ट दिन था खरीदने का वो कल था और सेकंड बेस्ट दिन आज है। तो ये मत सोचिए थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं स्टॉक्स, यहाँ पर अभी तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है और अच्छा प्रदर्शन ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखाएंगे। GHCL में 275 का टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, और गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉरपोरेशन जिप्को यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनेगी। करीब 85 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक सरकारी बैंकों पे फोकस है। यूनियन बैंक में खरीदारी की जा सकती है और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी। देखिए जब से सरकार ने पैसे डाले हैं सरकारी बैंकों में, तब से उसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम न सिर्फ देखने को मिला, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज अब उनको अपग्रेड कर रही हैं। मूडीज़ ने अपग्रेड किया है 2-3 बैंकों को, और उसकी वजह ये उनका मानना है कि फंड इन्फ्यूज़न के बाद से इनकी स्थिति सुधरने लगी है और इनके पास अब पैसा फर्दर बिजनेस के लिए है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी खरीदारी करना चाहिए। न सिर्फ कई सारे इनके प्लान्स को उन्होंने अपग्रेड किया है, BA3 से BA2 कर दिया है। साथ ही उनका मानना है कि अब ये इनका जो आउटलुक है
वो स्टेबल से पॉजिटिव हो गया। ये अपने आप में बड़ा चेंज है कि ग्लोबल एजेंसीज भी अब सरकारी बैंकों में बुलिश है। तो आईओबी में 17 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं और यूनियन बैंक में भी खरीदारी करके चलिए। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। यहाँ फोकस गुजरात पर ही है और गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है, चाहे वो स्टेट वाली कंपनियां हो या फिर वो प्राइवेट कंपनियां हो। नज़र रखिए गुजरात एल्कलीज पर। इससे पहले जिपको को हमने टीम में शामिल किया था, GHCL को शामिल किया था, GMDC को शामिल किया था और ये जी अक्षर दरअसल आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसीलिए आज हमने इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। 575 के टारगेट्स के साथ आराम से इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। डिपेंडेबल तौर पे हमने एक और सरकारी बैंक लिया, वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें तमाम रेटिंग एजेंसीज के साथ साथ इकरा ने भी इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और उनका ये मानना है कि इस जो पहले नेगेटिव थी अब उसको स्टेबल कर दिया है। तो एक एक नॉच आप देखिए लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, मूडीज़ की तरफ से, इकरा की तरफ से, केयर की तरफ से। तो इन सरकारी बैंकों में जो रैली बनी है वो आगे भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। और इस पूरे साल में, मतलब पूरे साल क्या, इस गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 सालों में 1,09,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। तो ये सरकारी बैंकों में 10 साल का एक चक्र चलता है, हर 10 साल बाद एक बड़ी पूंजी उसमें आती है। आपको यूपीए सरकार के रिजीम में भी याद होगा, बड़ी फंड इन्फ्यूजन किया गया था। तो अब फिर वो फंड इन्फ्यूजन हुआ है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे जाके फिर ये वैसे ही करेंगे एनपीए, लेकिन कम से कम 8-10 साल के लिए तो इनकी गाड़ी चल निकलेगी। तो बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चले, लक्ष्य होगा यहाँ पे 100 रुपये का। ऑलराइट, और एक PSU बैंक मेरे पास भी है जो सर्किट वाला कैंडिडेट हो सकता है। जी हाँ, फ्री हिट की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा वो फ्री हिट स्टॉक है बताऊंगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर वाले स्टॉक बताने की। तो फ्री हिट में हमने लिया है वेलस्पन कॉर्प और इनके लिए अच्छी खबर ये है कि करीब 2,12,000 टन पाइप सप्लाई के लिए इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब टोटल इनकी सप्लाई उतनी हो चुकी है जिसमें करीब 1.5 लाख टन ये भारत से करेंगे, बाकी अपनी ग्लोबल यूनिट से करेंगे। और आपको पता है ये पाइप बनाने वाली कंपनी है और जिस तरीके से बिजनेस बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। फरवरी में इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिले थे जो एग्जीक्यूट किए जाने हैं। एक और कंपनी है PSP प्रोजेक्ट्स, इसको पिंच हिटर में लिया है। इन्होंने 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं और ये ऑर्डर इनको IIM अहमदाबाद, MRF, टॉरेंट फार्मा, CPT, कैडिला, इन सब से मिले हैं। कंस्ट्रक्शन के हैं, सिविल वर्क के लिए इनको मिले हैं। तो इन दोनों ऑर्डर के चलते हमें लगता है कि PSP में भी तेज़ी बन सकती है। 475 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। ऑलराइट, नज़र रखिएगा पंजाब एंड सिंध बैंक पर। ध्यान रखिए सब एक ही बात कर रहे हैं इलेक्शंस आपकी, और ये 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू होने वाली है, 19 मई तक ये जारी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए उससे पहले एक और काम होने वाला है और वो सबसे बड़ा इवेंट होगा, ये है रेट कट का इवेंट। जी हाँ, 4 अप्रैल को जो है वो RBI की पॉलिसी है। और याद करिए जब पिछली पॉलिसी आई थी तब हम आपसे क्या कहते थे कि 25 बेसिस पॉइंट इस पॉलिसी में, फरवरी वाली पॉलिसी में कट हुआ और उसके बाद एक अभी तक देखिए ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन के लिए एक 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और चाहिए। बाजार अब इसको फैक्टर इन करेगा और ये काम हो सकता है, आराम से हो सकता है। और इसलिए हमें लगता है कि ये जो PSU बैंक्स हैं ये फ्लेवर ऑफ द सीज़न रहने वाले हैं। इस पॉलिसी से पहले यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक को इसलिए भी टीम में शामिल किया है, 52 वीक लो देख लीजिए 24 के आसपास का था, वहीं पर ये लगभग कारोबार कर रहा है। हाई देखिए 40 के आसपास का था। अंडर 50 टिकट साइज़ वाले PSU बैंक्स ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएंगे और फोकस तो हमारा सरकारी बैंकों पर और सरकारी कंपनियों पर है ही, और इसीलिए हमें लगता है कि ये अच्छा मूव आज देने के लिए जाना जाएगा। नज़र रखिएगा मॉयल पर भी, और इसको भी हमने पहले अपनी टीम में उतारा था। याद करिए पिछले हफ्ते भी हमने आपसे कहा था इस तरह की सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। 65% हिस्सेदारी सरकार ओन करती है और हाल ही में सरकार ने जिस तरह से माइनिंग पॉलिसी को अंत में देखिए मंजूरी दी है, उससे इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 180 के टारगेट्स के साथ इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। छोटा सा ही कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के पावर प्लेस कौन से हैं, कैप्टन चॉइस कौन सा है, और उसके बाद शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी की।